नारुतो सिर्फ असुरा का रीइंकार्नेशन नहीं बल्कि खुद हैगोरोमो का पुनर्जन्म होता अगर उसके अंदर 6 पाथ्स की पूरी शक्ति जन्म से ही मौजूद होती। रिनेगन की आंखें, असीम चाक्रा और दुनिया को बदल देने वाली ताकत। एक ऐसा नारुतो जो सिर्फ होकागे बनने का सपना नहीं देखता बल्कि पूरी शिनोबी दुनिया की किस्मत तय करने वाला बन जाता। तो क्या वह शांति का देवता बनता या इतनी शक्ति उसे एक अलग ही रास्ते पर ले जाती? तो चलो देखते हैं एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहाँ नारुतो हैगोरोमो का पुनर्जन्म है। व्हाट इफ नारुतो वाज द रीइंकार्नेशन ऑफ हैगोरोमो? चलो शुरू करते हैं। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में जिस दिन नारुतो का जन्म हुआ, मिनाटो पूरी कोशिश कर रहा था कि टेल्ड बीस्ट को अंदर ही रोके रखे। जब बच्चा जन्म ले रहा था उसे महसूस हो रहा था कि कुरामा उग्र हो रहा है और पूरी ताकत से सील तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जन्म के दौरान ही अचानक कुरामा शांत हो गया। उसने कोई विरोध नहीं किया। यह बात मिनाटो को बहुत अजीब लगी। वह अभी सील बंद नहीं कर सकता था, लेकिन फिलहाल कुरामा बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह सोचने लगा, आखिर क्यों? उस रात जब चांद की रोशनी कोनोहा पर पड़ रही थी, एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। डिलीवरी की जिम्मेदारी संभाल रही बिवाको ने बच्चे को उठाया ताकि उसे साफ करके उसकी माँ को दे सके, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया वह पूरी तरह हैरान रह गई। इतना छोटा बच्चा अजीब निशानों के साथ पैदा हुआ था। वे साधारण जन्म के निशान नहीं थे, वे बहुत ही परफेक्ट थे। उसकी पीठ पर 9 मगातामा बने हुए थे जो 3x3 के पैटर्न में सजे थे, एक अजीब गोल चिन्ह के नीचे जिसमें कई घेरों जैसे रिंग बने थे जो उसके कंधों के बीच में था। उसके सीने पर कॉलर बोन के पास 6 और मगातामा थे हर तरफ 3। बिवाको समझ नहीं पाई कि यह सब क्या है और बच्चा लगातार रोता रहा। वह उसे उसकी माँ को देने ही वाली थी कि तभी किस्मत ने करवट ली। ओबिटो ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया बिना यह जाने कि उसकी बाहों में रोता हुआ यह बच्चा कितना महत्वपूर्ण है। कुछ ही पल बाद मिनाटो ने बच्चे को वापस ले लिया, लेकिन उसी समय उसने कुशिना को खो दिया। उसे उठा लिया गया था। इसके बाद नारुतो के जन्म की घटनाएं लगभग पहले जैसी ही रहीं। दैत्यों जैसी शक्ति वाला नाइन टेल्स बाहर निकल आया और उसके माता पिता मारे गए। आखिरकार नाइन टेल्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जब वह अस्पताल में आराम कर रहा था तभी उसकी असली पहचान सामने आने लगी। जब मेडिकल निंजा उसकी जांच कर रहे थे तो उन्होंने वे निशान देखे और सोचने लगे कि ये अजीब सील्स क्या हैं। बच्चा स्वस्थ और स्थिर था, लेकिन जब वह पहली बार शांत मन से जागा तो वे हैरान रह गए। उसकी आंखों में लहरों जैसा पैटर्न था। उन्हें अचानक समझ आया कि इसका मतलब क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत होकागे को बुलाया। थर्ड होकागे आया और सब कुछ देखा। निशान और आंखें देखते ही उसे पूरा यकीन हो गया, यह बच्चा सेज ऑफ 6 पाथ्स का पुनर्जन्म था। उस दिन से बच्चे को होकागे के घर ले जाया गया जहां उसकी देखभाल की जाने लगी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे कभी यह दर्द नहीं हुआ कि उसे प्यार नहीं मिला। हिरुजेन के स्नेह ने उसे शुरू से ही यह एहसास दिला दिया था। वह अपने अंकल आसुमा को जानता था और छोटे कोनोहामारू के साथ समय बिताता था। उसके पास एक परिवार था। वह अपने असली माता पिता को नहीं जानता था, लेकिन यह ठीक था क्योंकि वह अकेला नहीं था। उन्होंने उसे एक ऐसे दोस्त के भरोसे छोड़ा था जो परिवार जैसा ही था। नारुतो को सबसे अच्छे शिक्षक और गुरु मिले और वह बहुत जल्दी सीखने लगा, लेकिन महल की दीवारों के अंदर एक चीज की कमी थी, लोगों से जुड़ाव। वह लोगों जैसा बनना चाहता था, उनकी तरह जीना चाहता था। इसलिए होकागे की अनुमति से उसे एकेडमी भेजा गया। नारुतो सड़कों पर चलता और लोग उसे चॉकलेट, फूल और खिलौने देते। हर व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुराता और सिर हिलाकर अभिवादन करता। कभी कभी यह उसे परेशान करता, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे उसे लोगों की जिंदगी समझने का मौका मिलता था। स्कूल में कभी कभी लोग उसकी अजीब आंखों के कारण उसे चिढ़ाते थे, लेकिन वह बहुत धैर्यवान था। वह कहता, हाँ मेरी आंखें अजीब हैं। इसी तरह उसकी मुलाकात हिनाता से हुई। जब कुछ बच्चे उसकी आंखों का मजाक उड़ा रहे थे तो नारुतो बीच में आ गया और अपनी उससे भी अजीब आंखें दिखाईं। बच्चे हिनाटा को भूलकर उसका मजाक उड़ाने लगे। नारुतो भी हंसने लगा और बोला कि उसकी आंखें सच में अजीब हैं। हिनाटा ने उसे हैरानी से देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, थोड़ी डरावनी भी, लेकिन उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी, कुछ ऐसा जो सीधे आत्मा को छू ले। नारुतो ने उससे कहा, उन्हें अजीब और अलग में फर्क नहीं पता। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, बस अलग हैं मेरी तरह। हिनाटा मुस्कुराई, लेकिन शब्द नहीं निकाल पाई। यही इस जन्म में सेज की पहली दोस्ती की शुरुआत थी। स्कूल में नारुतो हर चीज में आगे था। उसकी समझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी, जिससे वह क्लास के टॉप छात्रों में शामिल हो गया। बस एक समस्या थी, उसे निंजुत्सु बोलना याद नहीं रहता था। वह अक्सर शिक्षक से कहता, निंशु या निंशुत्सु फिर से दिखाइए। इस बात पर लोग उसका मजाक उड़ाते कि इतना होशियार लड़का एक शब्द ठीक से नहीं बोल पाता, लेकिन नारुतो कभी गुस्सा नहीं होता था। वह अपनी गलती पर खुद ही हंस देता। धीरे धीरे जो लोग उसे चिढ़ाते थे उन्होंने भी छोड़ दिया क्योंकि वे उसे परेशान नहीं कर पाते थे, और जो लोग पहले उसके बारे में अनिश्चित थे वे उसके दोस्त बन गए। लेकिन क्लास में एक लड़का था जो नारुतो की
परवाह नहीं करता था। काले बालों वाला सस्के उचिहा नारुतो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सस्के आंख मिलाने से भी बचता था। नारुतो को लगता कि सस्के उससे नाराज है, लेकिन वह कारण नहीं समझ पाता था। फिर उसने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात अपने मन की दुनिया में कुरामा से भी हुई। शुरू में कुरामा बहुत हॉस्टाइल था, लेकिन नारुतो से बार बार मिलने पर वह उसे पसंद करने लगा। उसे समझ नहीं आता था क्यों, लेकिन नारुतो में उसे सेज ऑफ 6 पाथ्स की झलक दिखती थी। एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद नारुतो को टीम 7 में रखा गया। काकाशी ने सबसे पहले उनसे उनके सपनों के बारे में पूछा। सकुरा और सस्के के सपने लगभग वही रहे, लेकिन नारुतो का सपना पूरी तरह भी अलग था। उसने कहा उसे लोगों को खुश करना पसंद है और उन्हें दुखी देखना पसंद नहीं। उसे उनकी मुस्कान पसंद है और आंसू नहीं। हालांकि वह समझता है कि कभी कभी रोना भी जरूरी होता है। उसने कहा कि उसका सबसे बड़ा सपना है सबके साथ गहरे और सच्चे रिश्ते बनाना। काकाशी को यह सपना निंजा दुनिया के हिसाब से कुछ ज्यादा ही पवित्र लगा। उसे यह भी लगा कि ऐसी सोच वाला नारुतो कभी अनबू का हिस्सा नहीं बन सकता। फिर बेल टेस्ट शुरू हुआ। नारुतो वहां अजीब सी और बेहद शक्तिशाली जुत्सु दिखाने लगा ताकि वह घंटियां हासिल कर सके। इसमें ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स बनाकर काकाशी पर फेंकना भी शामिल था, जिनसे वह हमेशा बच नहीं सकता था। आखिरकार एक ऑर्ब उसके पास पहुंची और सीधा उसकी एक घंटी पकड़कर नारुतो के पास लौट आई। यह सब लगभग 8 मिनट के अंदर ही हो गया, शायद इससे भी कम समय में। काकाशी को लगा कि शायद उसने गलत फैसला लिया है, तो उसने टेस्ट को संभालने के लिए नारुतो से पूछा, तुम अतिरिक्त घंटी अपने किस साथी को दोगे? नारुतो ने जवाब में दोनों साथियों को एक एक घंटी दे दी और कहा कि वह खुद एकेडमी वापस चला जाएगा और अगली टीम में शामिल हो जाएगा। काकाशी इस जवाब से संतुष्ट हो गया। वैसे भी वह मना नहीं कर सकता था, क्योंकि हिरुजेन का आदेश था। उसे लगा कि नारुतो की निस्वार्थता उसे इस टीम का आदर्श सदस्य बनाएगी। इसके बाद वे ज़ेनिन के रूप में अपने रोजमर्रा के काम करने लगे। कोई बड़ा मिशन नहीं, बस गांव के छोटे मोटे काम। लेकिन मूल कहानी के विपरीत नारुतो को यह सब बहुत पसंद था। काम मुश्किल नहीं था, उसे सामान्य जीवन का अनुभव मिलता था और वह लोगों को खुश कर पाता था। आमतौर पर शिनोबी अपने काम का भुगतान लेते हैं, लेकिन नारुतो ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उसका हिस्सा या तो गांव के लिए दे दिया जाता या गरीब लोगों को। नारुतो होकागे के साथ रहता था। उसके पास खाना, कपड़े, दोस्त और सेहत सब कुछ था। उसे बस इतना ही चाहिए था। उसकी यह सोच दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा दयालु थी, यहाँ तक कि सकुरा भी उस पर फिदा होने लगी। वह सोचती थी कि वह कितनी भाग्यशाली है। एक ही टीम में दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के और सबसे अच्छे दिल वाले लड़के के साथ वह खुशी से झूम रही थी। लेकिन काकाशी नारुतो को परखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि यह भोला लड़का मुश्किल हालात में कितनी दूर तक जाएगा। इसलिए उसने लैंड ऑफ वेव्स मिशन स्वीकार किया ताकि नारुतो को उसके आरामदायक दायरे से बाहर निकाला जा सके। मिशन के दौरान जब डीमन ब्रदर्स अचानक हमला करते हैं तो नारुतो बस हाथ उठाता है और वे दोनों उड़कर पेड़ से टकरा जाते हैं। फिर नारुतो चाक्रा चेन से उन्हें बांध देता है और ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी टीम हैरान रह जाती है। आगे जब ज़बूज़ा से लड़ाई होती है और काकाशी वाटर प्रिजन में फंस जाता है तो नारुतो को सावधानी से सोचना पड़ता है ताकि काकाशी को नुकसान न पहुंचे। वह ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स भेजता है जिन्हें ज़बूज़ा काटने की कोशिश करता है, लेकिन वे काफी मजबूत होती हैं। वे उसकी तलवार को पकड़ लेती हैं या फिर बस उछल जाती हैं। लेकिन नारुतो का असली मकसद ज़बूज़ा पर हमला करना नहीं था, उसे बस डिस्ट्रैक्ट करना था। उसने एक और भी वाटर प्रिजन की तरफ भेजी जिसने जुत्सु को छूते ही उसे खत्म कर दिया। पानी गिर गया और काकाशी आजाद होकर फिर से कमान संभाल लेता है। इस वॉट इफ में सस्के खुद को लगभग सकुरा जितना बेकार महसूस कर रहा था। ज़बूज़ा हाकू के साथ भाग जाता है और टीम 7 टजुना के घर पहुंचती है। वहां काकाशी उन्हें सिखाता है कि चाक्रा से किसी भी सतह पर कैसे खड़े होते हैं। नारुतो तुरंत बोलता है, ओह यह वाला, और वह पहले से ही पेड़ की चोटी पर उल्टा खड़ा होता ही है। काकाशी सोचने लगता है कि यहाँ शिक्षक कौन है। नारुतो थोड़ा बहुत दिखावा भी करने लगता है। वह मजबूत है और उसे यह पता है, लेकिन उसे यह नहीं समझ आता कि उसकी यह ताकत दूसरों पर नकारात्मक असर डाल सकती है, खासकर सस्के पर, जिसकी नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शुरू से ही उसे नारुतो पसंद नहीं था। जब भी नारुतो निंजुत्सु की जगह निंशु कहता, सस्के झुंझला जाता और अब वह दिखावा भी कर रहा था। सस्के का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वे पुल पर पहुंचते हैं जहां ज़बूज़ा और हाकू फिर से सामने आते हैं। हाकू अपने आइस मिरर जुत्सु की तैयारी करता है। तभी नारुतो खुद और सस्के को ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स के एक विशाल गुंबद से ढक देता है। फिर वह गुंबद फैलता है और हाकू के सारे मिरर्स को छूते ही जुत्सु खत्म हो जाता है। इसके बाद नारुतो चक्रा चेन से ज़बूज़ा और हाकू दोनों को पकड़ लेता है। फिर स्पेस टाइम जुत्सु से त्सुनामी और इनारी को गाटो के आदमियों से छुड़ा लेता है और अंत में एक हल्का सा शिनरा टेंसेई इस्तेमाल करके सभी दुश्मनों को पुल से नीचे फेंक देता है। गांव लौटने पर
उस पुल का नाम बदलकर ग्रेट सेजेस ब्रिज रख दिया जाता है नारुतो के नाम पर। हालांकि नारुतो यह नाम रखने के पक्ष में नहीं था। पहले लोग उसे ग्रेट नारुतो ब्रिज कहना चाहते थे, लेकिन उसे लगा यह कुछ ज्यादा हो जाएगा। वह भले ही कभी कभी अपनी ताकत दिखाता हो, लेकिन दिल से वह सच में बहुत विनम्र था और नहीं चाहता था कि लोग उसे इस तरह देखें। गांव लौटने पर चुनिन एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो जाती है और टीम 7 का चयन लगभग तय ही था। काकाशी को लगने लगा कि नारुतो ही पूरी टीम को अकेले संभाल लेगा। उसे नहीं पता था कि वह कितना सही साबित होने वाला है। पहला टेस्ट लिखित परीक्षा थी। इस बार नारुतो जानबूझकर खुद को कमजोर करता है। वह चीटिंग नहीं करना चाहता था, भले ही यही उस परीक्षा का मकसद क्यों न हो। वह ईमानदारी से परीक्षा देना चाहता था, इसलिए रिनेगन होते हुए भी वह उसका इस्तेमाल चीटिंग के लिए नहीं करता। इस वजह से नारुतो लगभग फेल होने वाला था। लेकिन जब आखिरी सवाल पूछा गया और यह शर्त रखी गई कि अगर जवाब गलत हुआ तो वह कभी चुनिन नहीं बन पाएगा, फिर भी नारुतो सवाल लेने का फैसला करता है, क्योंकि वह सोचता है अगर वह गलत भी हुआ तो बस इतना होगा कि वह गांव में रहकर लोगों की मदद करता रहेगा। सच कहें तो उसके सपने पारंपरिक शिनोबी बनने के नहीं थे। वह तो बस दुनिया घूमना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था और उन लोगों की रक्षा करना चाहता था जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। आखिरकार नारुतो परीक्षा पास कर लेता है। यह सबके लिए एक बड़ा आश्चर्य था, लेकिन बेहद खुशी की बात भी। अब बारी थी फॉरेस्ट ऑफ डेथ की। यहाँ लक्ष्य था अपने हेवन स्क्रोल की रक्षा करना और किसी दूसरी टीम से अर्थ स्क्रोल छीनकर जंगल के बीच बने कोलोसियम तक पहुंचना। नारुतो को यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका मतलब था किसी और की चुनिन बनने की उम्मीद छीनना। लेकिन उसने सोचा अगर वह ऐसा नहीं करता तो अपनी टीम का मौका खो देगा। और अंत में उसने यह भी सोचा कि अगर कोई टीम अपना स्क्रोल तक नहीं बचा सकती तो शायद वे चुनिन बनने के लिए अब भी तैयार नहीं है। जंगल में प्रवेश करते ही उन पर हमला होता है, लेकिन इस बार सिर्फ ओरोचिमारू नहीं बल्कि टीम दोसु भी एक साथ हमला करती है। और वे सस्के के लिए नहीं, नारुतो के लिए आए थे। ओरोचिमारू छिपाने की कोशिश भी नहीं करता कि वह नारुतो के शरीर को अपने लिए चाहता है। सकुरा और सास्के डर से जड़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि नारुतो भी कुछ पल के लिए डर जाता है, ओरोचिमारू की ताकत से नहीं बल्कि उसके दिल में भरी नफरत और हत्या की इच्छा से। ऐसी घिनौनी भावना उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन नारुतो उस डर के आगे झुकने से मना कर देता है और खुद को भरोसा दिलाता है कि वह और उसके दोस्त सुरक्षित रहेंगे। वह एक साथ ओरोचिमारू और टीम दोसु से लड़ना शुरू करता है। ओरोचिमारू को रोकने के लिए वह एनिमल पाथ से एक विशाल सेंटीपीड बुलाता है जो ओरोचिमारू और उसके सांपों को रोक लेता है। उधर नारुतो 2 शैडो क्लोन्स बनाकर टीम दोसु पर हमला करता है। ओरोचिमारू के छिप जाने पर सस्के और सकुरा फिर से हिल पाते हैं। सस्के खुद को संभालता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। 2 शैडो क्लोन्स बनाकर नारुतो की मदद करता है, जबकि सकुरा पीछे से सहयोग करती है। लेकिन तभी ओरोचिमारू अचानक सकुरा की ओर झपटता है। सकुरा डर से जड़ हो जाती है। सस्के यह देखता है और तुरंत उसके सामने आकर हमला खुद झेल लेता है। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। नारुतो तुरंत टीम दोसु पर हमला रोक देता है, अपने क्लोन्स वापस बुलाता है और शिनरा टेंसी से उन्हें पीछे धकेल देता है। फिर वह ओरोचिमारू की ओर बढ़ता है और 6 पाथ्स का स्टाफ बनाकर उसके सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे ओरोचिमारू दूर जा गिरता है। ओरोचिमारू और टीम दोसु भाग जाते हैं। उधर सस्के जमीन पर गिरा था, खून बह रहा था और वह बेहोश हो रहा था। सकुरा रोने लगती है। नारुतो उसे खोना नहीं चाहता था। वह उसके घाव पर हाथ रखता है और यिन यंग रिलीज से उसे ठीक कर देता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सस्के जागता है, लेकिन उसकी आंखें रिनेगैन में बदल चुकी होती हैं। यह नारुतो के लिए अप्रत्याशित था। सस्के भी हैरान था, लेकिन वह इस नई ताकत से खुश हो जाता है। नारुतो समझने लगता है कि शेरिंगन और रिनेगन में कितना गहरा संबंध है। इसके बाद 2 रिनेगन यूजर्स होने के कारण उन्हें अर्थ स्क्रोल बहुत आसानी से मिल जाता है। वे कोलोसियम पहुंचते हैं और स्क्रोल खोलते हैं। नारुतो मुस्कुराता है और कहता है, काकाशी सेंसे इधर आइए, आपके लिए एक तोहफा है। फिर वह काकाशी को अपना 6 पाथ्स चाकरा देता है और उसका शेरिंगन भी रिनेगन में बदल जाता है, ठीक सस्के की तरह। अब एक दिलचस्प बात यह माना जाता है कि काकाशी और ओबिटो के शेरिंगन आपस में जुड़े हुए थे। ओबिटो काकाशी की आंखों से देख सकता था और उसी के दुख ने दोनों की आंखों को मनगेकियो शेरिंगन में बदल दिया था। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ओबिटो भी अचानक रिनेगन पा सकता है। एग्जीबिशन मैचेस शुरू होते हैं और वहाँ कोई मुकाबला ही नहीं होता। सस्के जीत जाता है, नारुतो जीत जाता है। इस पर बात करने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ सकुरा आसानी से नहीं जीत पाती, लेकिन नारुतो फिर भी उसे जोर जोर से चीयर करता है। उन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग छुट्टी मिलती है और नारुतो
एबिसु के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वे दोनों जिराया को महिलाओं के स्नान घर के पास झांकते हुए देखते हैं। नारुतो इतना सब होने के बाद भी एक बहुत जिज्ञासु लड़का है, इसलिए एबिसु यह देखकर चौंक जाता है कि नारुतो भी उसके साथ झांक रहा है। एबिसु उसे रोकने और डांटने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो अपनी अनोखी समझदारी से कहता है इंसानी शरीर सुंदर होता है और उसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं। यह सुनकर एबिसु और गुस्सा हो जाता है, हालांकि खुद भी झांकने का मन बना रहा होता है। जिराया और नारुतो हंसते हैं और उसे अंदर धक्का दे देते हैं ताकि वह पास से देख सके, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है महिलाएं चीखने लगती हैं और उसे बुरी तरह पीट देती हैं। जिराया हंसते हुए कहता है कि उसे नारुतो पसंद है क्योंकि वह उसे अपने जैसा लगता है। फिर वह नारुतो की रिनेगन देखता है और पूछता है उसे ये आंखें कहाँ से मिली। नारुतो जवाब देता है कि वह इन आंखों के साथ ही पैदा हुआ था। जिराया को तुरंत नगाटो की याद आती है, जिससे वह सालों पहले छोड़कर आया था और जिसके पास भी यही आंखें थीं। बात है और एक साथ इतने लोगों का रिनेगन पाना दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जिराया फैसला करता है कि वह आने वाले महीने में नारुतो को खुद ट्रेन करेगा और नारुतो भी मान जाता है। वह उससे पूछता है कि उसके अंदर जो टेल्ड बीस्ट है क्या उसने उसे काबू कर लिया है। नारुतो पूछता है किसी जीवित प्राणी को काबू कैसे किया जा सकता है और अगर किया भी जा सकता है तो क्या वह सही होगा। यह सुनकर जिराया करीब 10 सेकंड तक चुप हो जाता है। फिर वह पूछता है कि नारुतो उससे क्या क्या कर सकता है। नारुतो तुरंत 6 पाथ्स सेज मोड में चला जाता है। फिर वह पूछता है क्या तुम मेंढक बुला सकते हो। नारुतो उंगली उठाकर कहता है मैं कुत्ता, पक्षी, गिरगिट, पांडा, बैल, गैंडा, केकड़ा और एक विशाल सेंटीपीड बुला सकता हूँ, लेकिन मेंढक नहीं। जिराया थोड़ा असहज हो जाता है। फिर वह रसेंगन दिखाता है और पूछता है क्या तुम यह कर सकते हो। नारुतो उसे देखकर कहता है तेजी से घूमते चाकरा को एक परफेक्ट गोले में बदलना, और उसी वक्त वह अपना खुद का एक नया जुत्सु बना देता है। यह देखकर जिराया हार मान लेता है और कहता है चलो आइसक्रीम खाते हैं और कुछ मैगजीन पढ़ते हैं। नारुतो मान जाता है और बाकी का महीना दोनों बस ऐसे ही बिताते हैं। महीना खत्म होने पर वे कोलोसियम लौटते हैं अगले मुकाबलों के लिए। नारुतो का मुकाबला नेजी से होता है और वह उसे आसानी से हरा देता है। वह चाहे तो उसे दीवार में पटक सकता था, अशूरा के मिसाइलों से मार सकता था, काले चाक्रा रॉड्स फेंक सकता था या ट्रूथ सीकिंग ऑब्स से उसकी पाल्म रोटेशन तोड़ सकता था। यहाँ तक कि वह कुरामा की शक्ति से उसकी जेंटल फिस्ट को बेअसर कर सकता था। नेजी के जीतने का कोई मौका ही नहीं था और वह हार जाता है। अब बारी आती है गारा वर्सेस सस्के की। सस्के ककाशी के साथ ट्रेनिंग कर चुका है और अपने रिनेगन की कई एबिलिटीज सीख चुका है। लड़ाई में वह आसानी से गारा की रक्षा तोड़ सकता था या फिर सीधे जगह बदलकर उसे हरा सकता था। कुल मिलाकर अब गारा उसके सामने कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर ओरोचिमारू शायद सोचे कि वह इस लड़ाई के लायक ही नहीं है और चुपचाप बैठा रहे, लेकिन कहानी के लिए मान लेते हैं कि वह होकागे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन यह योजना सफल नहीं होती क्योंकि ककाशी होकागे के लिए जान देने को तैयार है और स्पेस टाइम निंजुत्सु से वह सीधे बैरियर के अंदर पहुंचकर ओरोचिमारू को खत्म कर देता है। ओरोचिमारू मर जाता है और होकागे बच जाता है। नारुतो और सस्के गारा के पीछे जाते हैं। गारा खुद को सुलाकर शुकाकू को बाहर निकाल देता है, लेकिन जैसे ही शुकाकू नारुतो को देखता है वह तुरंत हार मान लेता है क्योंकि नारुतो हागोरोमो का पुनर्जन्म है और टेल्ड बीस्ट्स ऐसी चीजों को पहचान सकते हैं। इसीलिए शुकाकू लड़ाई नहीं करता। इसके बाद उन्हें सुनाड को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि होकागे जिंदा है। सस्के भी गांव नहीं छोड़ता क्योंकि वह पहले से ही बहुत ताकतवर है। जिराया की ट्रेनिंग की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती क्योंकि नारुतो के पास पहले से 6 पाथ्स सेज मोड है। हाँ, सस्के को सेज मोड सीखने में फायदा हो सकता है, इसलिए वह जिराया के साथ थोड़ी ट्रेनिंग करता है। करीब 2 हफ्तों में वह इसे सीख लेता है। इसके बाद वह रासेंगन भी सीख लेता है और काफी आत्मविश्वास से इटाची को ढूंढने निकल पड़ता है। अब उसके पास मनगेकियो शैरिंगन भी है और 6 पाथ्स चाक्रा के कारण शायद इटर्नल रूप में भी। इस वजह से सस्के बेहद ताकतवर हो जाता है और इटाची से भिड़ने के लिए तैयार होता है। जब दोनों मिलते हैं तो एक शानदार लड़ाई होती है। इटाची भी अच्छी टक्कर देता है क्योंकि इस समय वह उतना बीमार नहीं है जितना बाद में होता है। उसका सुसानु भी बहुत शक्तिशाली है जिसमें याटा मिरर है जो लगभग ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब जैसा है और जुत्सु को रोक सकता है। लेकिन ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स की तरह उसकी भी एक कमजोरी है। लेकिन याटा मिरर की भी एक कमजोरी होती है, सेंजुत्सु, यानी सेज एनर्जी के सामने वह कमजोर पड़ जाता है और सस्के के पास वही शक्ति है। असल में उसका 6 पाथ्स ऑनिक्स चिडोरी ही याटा मिरर को भेदने के लिए काफी होता और शायद यही तरीका होता जिससे सस्के इटाची को मार देता, क्योंकि इटाची को इसकी उम्मीद नहीं होती। इसका मतलब है कि इटाची मर जाता है और क्योंकि लड़ाई इतनी एकतरफा थी, सस्के को यह शक भी नहीं होता कि इटाची चाहता था कि वह जीते। अब सवाल ये है
कि क्या ओबिटो इस समय सस्के को इटाची की सच्चाई बताएगा या नहीं। यह बहुत संभव है क्योंकि ओबिटो चाहता होगा कि सस्के गांव के खिलाफ हो जाए और कोनोहा कमजोर पड़े। जरा सोचो, नारुतो के पास रिनेगन, पेन के पास रिनेगन, सस्के के पास रिनेगन, काकाशी के पास रिनेगन और खुद ओबिटो के पास भी रिनेगन। मानो रिनेगन की सेल लगी हो। तो मान लेते हैं कि ओबिटो सस्के को मना लेता है। सस्के गांव लौटता है और बुजुर्गों से बदला लेने निकल पड़ता है। उसका निशाना होता हिरुजेन, दोनों विलेज एल्डर्स और डैंजो। हिरुजेन और एल्डर्स को मारना आसान होता, लेकिन डैंजो अपने शरिंगन और बार बार जिंदा होने वाली टेक्निक की वजह से थोड़ा मुश्किल साबित होता। जब सस्के सिर्फ एल्डर्स को मार देता है तो वह रुक जाता है क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ बदला लेना था। हाशिरामा से मिलने से पहले सस्के दुनिया बदलने की नहीं, सिर्फ बदला लेने की सोचता था। अब सवाल उठता है कि अगली होकागे, जो शायद त्सुनादे होगी, क्या उसे माफ करेगी या नहीं। वह शायद हालात देखकर कोई समझौता निकालती। काकाशी की सलाह पर सस्के से उसके शिनोबी टाइटल्स छीन लिए जाते, लेकिन उसे गाँव में रहने दिया जाता। लेकिन यही तो पेन चाहता था। त्सुनाडे के आने से पहले ही पेन नारुतो से टेल्ड बीस्ट लेने गाँव पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार उसे सामना करना पड़ता है 6 पाथ्स सेज मोड, नारुतो, रिनेगन वाले काकाशी और शायद सस्के का भी, जो गांव को तबाह होते नहीं देखना चाहता। शायद जिराया भी वहां हो। ऐसी हालत में पेन की हार तय है क्योंकि उसके 6 बॉडीज की शक्ति बहुत कम पड़ जाती है। काकाशी, नारुतो और सस्के तीनों के पास अपने अपने 6 पाथ्स जैसी ताकत है और भले ही संख्या में पेन आगे हो, लेकिन कोनोहा के ये निंजा हर बॉडी से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए पेन की पूरी योजना यहीं खत्म हो जाती है। इस बीच ओबिटो अकात्सुकी को भेज देता है बाकी टेल्ड बीस्ट्स पकड़ने के लिए। दो की टीम अलग अलग देशों पर हमला करती है और कई बीस्ट्स पकड़ लेती है या उनका हिस्सा ले लेती है। सिर्फ कोनोहा बचता है क्योंकि वहाँ की ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन अकात्सुकी को एक नया साथी मिल जाता है, कबूतो, और उसके पास किन की लाशें होती हैं? गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स की, और उनके जरिए वह 10 टेल्स को जगा देता है। फिर वह इन्फिनिट त्सुकुयोमी चला देता है। जब 5 महान राष्ट्र अभी भी अव्यवस्था में होते हैं, सब लोग उस जंजूत्सु में फंस जाते हैं। सिर्फ नारुतो, सस्के और काकाशी बचते हैं। लेकिन यह भी ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि कागुया कबूतो के शरीर पर कब्जा कर लेती है। अब नारुतो, सस्के और काकाशी उससे लड़ने जाते हैं। जब वे उसकी डिमेंशन में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह दुश्मन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। शायद इस टाइमलाइन में वे उससे और बुरी तरह जूझते क्योंकि उन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ सस्के के पास सेज मोड है और नारुतो व काकाशी के पास रिनेगन, इसलिए शायद वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर हों। रिनेगन खुद ही चाक्रा में भारी बढ़ोतरी देता है, इसलिए संभव है कि वे कागुया से फिर भी जीत जाएं। उनकी रिएक्शन स्पीड इतनी तेज है कि उसके ऑल किलिंग ऐश बोन्स ज्यादा परेशानी नहीं बनते। अब अगर तुम सोच रहे हो कि नारुतो और सस्के उसे छूकर सील कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस कहानी में नारुतो खुद हगोरोमो का पुनर्जन्म है। इसीलिए 6 पाथ्स चिबाकू टेंसी सिर्फ वे लोग कर सकते हैं जिन्हें उसने 6 पाथ्स चक्रा दिया है, यानी सस्के और काकाशी। तो नारुतो कागुया का ध्यान भटकाता है और जब वह नारुतो पर ध्यान देती है तभी सस्के और काकाशी उसे सील कर देते हैं। इस तरह कागुया की शक्ति सील हो जाती है, टेल्ड बीस्ट्स मुक्त हो जाते हैं और इन्फिनिट त्सुकुयोमी खत्म हो जाता है। दुनिया में फिर से शांति लौट आती है जब तक कि टोनेरी सबको मारने और हिनाता से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन तभी नारुतो वहां पहुंच जाता और यह एक दिलचस्प लड़ाई होती क्योंकि इसमें हमूरा का पुनर्जन्म और हैगोरोमो का पुनर्जन्म आमने सामने होते, ठीक वैसे ही जैसे कभी कागुया ने हमूरा को हैगोरोमो से लड़ने पर मजबूर किया था। लेकिन वह फैसला कागुया के लिए उल्टा पड़ गया था क्योंकि उसी लड़ाई में हागोरोमो का रिनेगन जाग गया था। खैर, कुछ समय बाद दोनों भाई आपस में सुलह कर लेते और नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता। अब सीधी बात कहूँ तो मोमोशिकी, किनशिकी, उराशिकी, इशिकी और बाकी सभी शिकी सीधे मौत के मुंह में जाते क्योंकि सामने होते 3 रिनेगन यूजर्स, 6 पाथ्स पावर, टेल्ड बीस्ट पावर, सेज मोड और उनकी परफेक्ट सिनर्जी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे उनके लिए कोई बड़ी समस्या बनते। और अगर नारुतो को इशिकी के खिलाफ बारियन मोड भी इस्तेमाल करना पड़ता तो भी उसके पास यिन यांग रिलीज होता जिससे वह कुरामा को आसानी से रिवाइव कर सकता था या उसे मरने से रोक भी सकता था। अगर कुरामा का जरा सा भी हिस्सा नारुतो के अंदर बचा रहे तो कुरामा फिर से जीवित हो सकता है और अगर शिनिगामी का पेट खोलकर मिनाटो को आजाद कर दिया जाए तो वहाँ से कुरामा का दूसरा आधा हिस्सा मिल सकता है। इसीलिए साफ साफ कहूँ तो अगर नारुतो हागोरोमो ओत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म होता तो हीरोज की जिंदगी बहुत आसान हो जाती। कम से कम मेरी राय तो यही है। सच कहूँ तो कुछ समय के लिए मैंने यह भी सोचा था कि क्या नारुतो को शुरू से रिनेगन देना चाहिए या नहीं, क्योंकि हागोरोमो के पास जन्म से रिनेगन नहीं था। हालांकि उसके पास उसे पाने की क्षमता थी। उसने रिनेगन तब जगाया जब उसका मंगेक्यू शेरिंगन जागा। मैंने सोचा था कि शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए
लेकिन फिर लगा कि शुरू से ही नारुतो को इतनी सारी शक्तियां देना ज्यादा मजेदार होगा और उसे सबको आसानी से हराते हुए देखना और भी दिलचस्प होगा। मैंने इस कहानी में नारुतो की पर्सनैलिटी भी काफी बदली है, क्योंकि तकनीकी तौर पर वह सिर्फ नाम से ही वही कैरेक्टर है। मैंने उसमें हगोरोमो की पर्सनैलिटी के जितने तत्व हो सके डालने की कोशिश की, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, लेकिन चाकरा उसकी असली प्रकृति को प्रभावित करता है, जैसा हमने इंद्रा और अशूरा के हर रीइंकार्नेशन में देखा है। लेकिन यह तो मेरी राय है, तुम्हारा क्या ख्याल है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो।